तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ चोर चंपत राम। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। रात के गहरे सन्नाटे में एक चोर सेठ दीमक मल के मकान की चार दीवारी फांदकर अंदर कूदा। मकान के अंदर पहुंचकर चोर को सेठ दीमक मल का कमरा ढूंढने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। तिजोरी इसी कमरे में होनी चाहिए, अब जल्दी से दरवाज़ा खोलूं। दरवाजे पर पहुंचकर उसने कोई नुकीला सा औजार चाबी वाले छिद्र में डाला और उसे घुमा दिया। क्लिक। आहा, खुल गया मेरी किस्मत का ताला। अंदर पहुंचकर चोर ने दरवाज़ा बंद किया और छुरा निकालकर सेठ की ओर बढ़ा। सेठ, दिमकमल, बहुत मोटी तोंद हो चुकी है तुम्हारी, थोड़ी हवा निकलनी ही चाहिए। और अगले ही पल, उठो सेठ, का कौन है? मेरा नाम चोर चंपत राम है, जल्दी से तिजोरी का पता बताओ वरना इस छुरे से तुम्हारे पेट का सारा कचरा बाहर निकाल दूंगा। तिजोरी का कैसी तिजोरी? चोर भाई, तुम शायद गलत जगह पर आ गए हो। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर यह शानदार मकान कैसे बना? तुम्हारे तन पर ये कीमती वस्त्र कैसे आए? बोलो, कहाँ से आता है यह सब? सेठ के मुंह से एकाएक ही निकल गया, द दौलत से। हाँ, तो अब जल्दी से यह भी बता दो कि वह दौलत तुमने कहाँ छिपा रखी है। नहीं नहीं, मुझ पर रहम खाओ चोर भाई, यहाँ चोरी मत करो। अच्छा नहीं करता, अपनी दौलत तुम खुद ही मुझे लिखा पढ़ी करके दे दो, फिर यह चोरी नहीं कहलाएगी। हे भगवान, अब ज़्यादा देर मत करो सेठ दिमाग वरना अगले ही पल मैं तुम्हारा खेल खत्म करने वाला हूँ। नहीं, ठहरो, मैं बताता हूँ। उस अलमारी के पीछे ही तिजोरी मौजूद है। वाह, यह हुई ना सेठों वाली बात। उसके बाद चोर चंपत राम ने सेठ दिमकमल के मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे एक रस्सी से कस कर बांध दिया और तिजोरी खोलकर उसमें से भरी नकदी समेटने लगा। वाह, बहुत दिनों बाद आज लंबा हाथ लगा है। पूरी तिजोरी खाली करने के बाद वह हाथ में चंद सिक्के लिए सेठ की ओर मुड़ा, फिर बोला, लो सेठ, यह तुम्हारे जेब खर्च के लिए। तुम जैसे सेठों का कुछ तो ख्याल रखना ही पड़ता है, आखिर तुम जैसे सेठों से ही तो हम अपनी दाल रोटी चलती है। और फिर वह वहाँ से 9 2 11 हो गया। दूधपुर के राजा मक्खन सिंह, यूं तो मक्खन सिंह किसी से नहीं डरते थे, मगर न जाने क्यों मौत के नाम से उनका चेहरा पीला पड़ जाता था। मौत को अपने से दूर रखने के लिए वे आए दिन किसी न किसी बहाने को यज्ञ करवाते रहते थे। और आज उन्हीं मक्खन सिंह के सामने चोर चंपत राम एक भयानक मुसीबत के रूप में छाया हुआ था। उसके कारनामों को देखते हुए मक्खन सिंह ने एक विशेष दरबार लगाया और महामंत्री मट्ठा सिंह से कहा, महामंत्री जी, चोर चंपत राम ने राज्य में अत्यधिक उत्पात मचा रखा है। उसने सबकी नींद हराम कर दी है। क्या हम जान सकते हैं कि वह अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? हम क्या करें महाराज, वह कमबख्त इतना चतुर है कि कहीं कोई सबूत ही नहीं छोड़ता। और फिर गरीब जनता भी तो उसका साथ देती है। कितनी ही कोशिश करो, कोई उसके बारे में कुछ बताने को तैयार ही नहीं होता है। सुना है कि वह लूट का सारा धन केवल अपने गुजारे लायक छोड़कर गरीब लोगों को बांट देता है। बस बस, अब तुम्हारे कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर एक सप्ताह के अंदर अंदर तुम उसे नहीं पकड़ पाए तो तुम्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जो आज्ञा महाराज। तभी, दुहाई है महाराज, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। कौन हो तुम और इतने घबराए हुए क्यों हो? मैं लूट गया महाराज, मैं कहीं का नहीं रहा। क्या मतलब है तुम्हारा? जो भी कहना है साफ साफ कहो। मेरा नाम दिमकमल है महाराज। रात चोर चंपत राम ने बड़ी मेहनत से जमा की मेरी सारी पूंजी चुरा ली महाराज, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा उसने। ओह, तो चोर चंपत राम ने तुम्हें भी लूट लिया? फिर कुछ सोचने के बाद राजा मक्खन सिंह ने कहा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए सेठ जी, हम जल्द ही आपके धन के साथ चोर चंपत राम का पता लगा लेंगे। तब तक सरकारी खजाने से हम आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद महाराज। दीमकमल को सरकारी सहायता देने के बाद वहां से रवाना कर दिया गया। एक एक करके 3 दिन गुजर गए, किंतु चोर चंपत राम का कहीं पता न चला। महाराज, चोर का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा। एक दिन अपने शयन कक्ष में सोने की तैयारी करते हुए राजा मक्खन सिंह इसी उधेड़बुन में डूबे हुए थे कि चोर चंपत राम को कैसे पकड़ा जाए। उफ, उस कमबख्त चोर के बारे में सोचते सोचते तो सिर भारी हो गया है। अब कुछ विश्राम कर लिया जाए। अचानक एक व्यक्ति खिड़की के रास्ते राजा के शयन कक्ष में दाखिल हुआ और एकाएक महाराज के सामने आ खड़ा हुआ। एक अनजान व्यक्ति को इस प्रकार अपने शयन कक्ष में देखकर महाराज बुरी तरह उछल पड़े। कौन हो तुम, और रात के समय इस तरह चोरों के समान यहाँ आने का क्या मतलब है? गुस्ताखी माफ हो महाराज, बंदे को चोर चंपत राम कहते हैं। क्या चंपत राम? जी हाँ महाराज। सिपा
ठहरिए महाराज, अगर आपने अपने सिपाहियों को बुलाया तो मैं वह न कह सकूंगा जिसे कहने के लिए मैं अपनी जान हथेली पर रख कर इस समय आपसे मिलने आया हूँ। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ कहो। बात बहुत गंभीर है महाराज, अगर आप मुझे क्षमा दान दें तो मैं कहूँ। ऐसी क्या बात हो सकती है? ठीक है, हमने तुम्हें क्षमादान दिया, अब बोलो क्या बात है? महाराज, आपकी शीघ्र ही मृत्यु होने वाली है। क्या क्या कहा गुस्ताख, तेरी यह हिम्मत! मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ महाराज, आप मेरी बात का यकीन कीजिए। तुम जैसे चोर की बात का क्या भरोसा, हो सकता है इसमें भी तुम्हारी कोई चाल हो। मैं तुम्हारी किसी भी चाल में नहीं फंसूंगा, समझे? मैं चोर अवश्य हूँ महाराज, किंतु हूँ तो इंसान ही। जब मैंने आपकी मृत्यु की बातें सुनी तो चिंतित हो उठा, क्योंकि आपके बाद इस राज्य की बागडोर संभालने वाला भी तो कोई नहीं है। इसलिए मैं अपनी जान की परवाह किए बिना यहाँ आ गया, अन्यथा मुझे क्या पड़ी पड़ी थी कि मैं अपनी जान खतरे में डालता। अब राजा मक्खन सिंह पड़ गए सोच में। कह तो ठीक ही रहा है, अगर ये झूठा होता तो भला अपनी जान खतरे में क्यों डालता? कुछ समय तक सोचते रहने के बाद वे बोले, लेकिन तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? अभी कल की ही बात है महाराज। मैं सेठ कबूतर लाल के घर चोरी करने के बाद एक घने जंगल से गुजर रहा था कि तभी 10 दिन पश्चात हमारे राजा की मृत्यु हो जाएगी। मगर मुनिवर, क्या उन्हें इस विपदा से बचाने का कोई उपाय नहीं है? मैंने खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो एक साधु महाराज एक हिरण से बातें कर रहे थे। एक ही उपाय है, लेकिन इसे मैं सिवाय राजा मक्खन सिंह के और किसी को भी नहीं बता सकता। तो फिर यह बात आप उन्हें जाकर बताते क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैं वहां गया तो महाराज की जिंदगी के 9 दिन कम हो जाएंगे। ओह, इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है महाराज कि आप उन महापुरुष से तुरंत मिलकर अपनी आयु बढ़ाने का उपाय जान ले। बाद में आप चाहें तो मुझे फांसी पर चढ़वा दे, मुझे कोई अफसोस न होगा। कहते कहते चोर चंपत राम रो पड़ा। राजा मक्खन सिंह अजीब सी उलझन में फंस गए। ओह, यह सब क्या चक्कर है? क्या यह सच कह रहा है? क्या वास्तव में ही मैं 10 दिनों बाद मरने वाला हूँ? हाय, मेरे बाद मेरे राज्य का क्या होगा? सहसा उन्हें एक विचार सूझा, क्यों न चलकर एक बार उन साधु महाराज से मिल ही लिया जाए। अंत में मन ही मन कुछ निश्चय कर वे बोले, लेकिन अगर तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो मेरा सिर हाजिर होगा और आपकी तलवार। ठीक है, एक बार हम उनसे मिलेंगे, मगर एक अड़चन है। वह क्या महाराज? हमारे पीछे राज्य की बागडोर कौन संभालेगा? कौन जाने हमें वहाँ कितना वक्त लग जाए। महामंत्री मट्ठा सिंह जो है महाराज। नहीं नहीं, उन्हें यह सब बताना उचित नहीं होगा। तब फिर क्या किया जाए महाराज? एक तरकीब है हमारे पास। वह क्या महाराज? देखो, तुम्हारी कद काठी और चेहरा मोहरा मुझसे काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। बस थोड़े से मेकअप की ज़रूरत पड़ेगी। हमने निश्चय किया है कि हमारी गैर हाजिरी में तुम हमारे वेश में राजगद्दी संभालोगे। मगर महाराज, मैं तो राजकार्य के विषय में कुछ भी नहीं जानता। मैं भला यह सब। नहीं नहीं महाराज, यह तरकीब नहीं चलेगी। मगर मन ही मन चंपतराम प्रसन्न हो उठा था। उसने झूठे इनकार कर राजा क्रोधित हो उठे। अगर तुमने यह सब करने से इनकार किया तो मैं अभी सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। जबकि अपनी अपनी राज खजाने को लूटने की योजना कामयाब होते देख चंपतराम का मन प्रसन्नता से नाचने पड़ने को कर रहा था, मगर प्रत्यक्ष में वह बोला, तो फिर ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं। तो फिर तुम मुझे अपने कपड़े दे दो और मैं तुम्हें अपने दे देता हूँ। अभी लीजिए महाराज। कुछ ही देर बाद चोर राजा के कपड़ों में था और राजा चोर के। देखो, किसी को कानो कान इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए महाराज। और फिर अस्तबल से एक घोड़े पर सवार होकर राजा मक्खन सिंह चंपतराम के बताए मार्ग पर चल पड़े। इधर, बेटा चंपत, तू बड़ा किस्मत वाला है। क्या पता था कि तेरी किस्मत में राजा बनना भी लिखा था। लेकिन बेटा, अब तू भी यहाँ से उस साधु की कुटिया की ओर भाग ले, वरना बना बनाया सारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर थोड़ी ही देर में चंपतराम भी शाही घोड़े पर सवार हो छोटे रास्ते से अपने ही बताए पते पर आगे बढ़ा चला जा रहा था। अपनी झोपड़ी के करीब पहुंचकर चोर चंपतराम ने घोड़ा वहीं एक वृक्ष से बांध दिया और झोपड़ी की ओर बढ़ा। महाराज पहुंचते ही होंगे, जल्दी से अपना यह रूप भी बदल डालूं। फिर वह शीघ्रता से झोपड़ी में समा गया। अगले ही पर चोर चंपतराम ने अपना राजा वाला भेष बदल कर साधु का भेष धारण कर लिया। ओम नमः शिवाय। एकाएक बाहर से आती घोड़ों की टापों का स्वर सुनकर वह चिंहक पड़ा।
आ गए महाराज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं सही जगह पर आ पहुंचा हूँ। इसका मतलब चंपत राम ने सच कहा था। घोड़े से नीचे उतरकर राजा भीतर पहुंचा और अगले ही पल वह साधु के कदमों में लेट गया। प्रणाम मुनिवर। चोर चंपत राम ने धीरे से आंख खोलकर कहा, बच्चा कौन हो तुम? क्या कष्ट है तुम्हें? मैं दूधपुर का राजा मक्खन सिंह हूँ मुनिवर, मुझे बचाइए। ओह, तो तुम ही हो राजा मक्खन सिंह, मगर मुझे अफसोस है कि तुम अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाओगे। काल के क्रूर हाथ तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे बचाइए महाराज, कोई भी उपाय कीजिए, वरना मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? एक उपाय है, किंतु है बेहद खतरनाक। क्या तुम भयंकर मुसीबतें झेलने को तैयार हो? मौत जैसी भयानक मुसीबत को छोड़कर बाकी सब मुसीबतें झेलने को तैयार हूँ मुनिवर। तो सुनो, क्योंकि तुमने जीवन में हमेशा पाप ही पाप किए हैं, इसलिए तुम्हें यह सज़ा मिली है। किंतु अगर अब अपनी ज़िंदगी के बाकी बचे इन 10 दिनों में तुम कोई 3 बड़े पुण्य कर सको तो तुम्हारी आयु लंबी हो सकती है। मुझे क्या करना होगा प्रभु? पहला पुण्य यहाँ से पूरब की ओर 2 दिन तक लगातार चलते रहने के बाद एक विशाल बरगद का वृक्ष आएगा, जिस पर टंगे पिंजरे में एक मैना कैद है। तुम्हें उसे छुड़ाना होगा। दूसरा, वहीं से 200 कदम दूर एक सूखा तालाब है, तुम्हें उसे भरना होगा। तीसरा, किसी एक ऐसे व्यक्ति को कैद मुक्त करना होगा जिससे मृत्यु दंड मिलने वाला हो। मैं सब करने को तैयार हूँ मुनिवर, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, पर ध्यान रहे, काम खत्म होने के बाद तुम्हें सीधा यहाँ आना है, और अगर काम बीच में ही छोड़कर चले आए तो राह में ही भस्म हो जाओगे। और सुनो, झोपड़ी के पीछे कुछ वस्तुएं पड़ी है, उन्हें ले लेना, राह में तुम्हारे काम आएंगी। अच्छा मुनिवर। राजा मक्खन सिंह तुरंत झोपड़ी के पीछे पहुंचे और वहां पड़ी कुछ वस्तुएं उठाकर अपने सफ़र पर चल पड़े। और इधर चंपतराम मन ही मन प्रसन्न था। चलो, रास्ते का सबसे बड़ा कांटा साफ हुआ। अब जब वह मूर्ख राजा लौट कर आएगा तो राज खजाने पर झाड़ू लगी देखकर अपना सिर पीट लेगा। उसके बाद चंपत राम वहाँ से महल की ओर चल पड़ा। फिर खिड़की के रास्ते ही वह राजा के कक्ष में पहुंचकर चैन की नींद सो गया। अगले दिन सुबह ही उसने महामंत्री मट्ठा सिंह को बुलावा भेजा और पूछा, महामंत्री जी, क्या चोर चंपत राम का कुछ पता चला? अभी नहीं महाराज, किंतु शीघ्र ही वह पकड़ा जाएगा। मेरे जासूस राज्य में चारों ओर फैले हुए हैं। चंपत ने टोह ली, किस किस कोने में? पूरब, पश्चिम और दक्षिण में महाराज। उत्तरी दिशा में सिपाही क्यों नहीं भेजे गए? उधर जंगली इलाका है महाराज, वहाँ खतरनाक हिंसक पशु रहते हैं। चंपतराम जानबूझकर मौत के जाल में फंसने उधर नहीं जा सकता। ओह, इन मूर्खों को क्या मालूम कि मैं ही चोर चंपतराम हूँ और उसी जंगल में रहता हूँ। पर महाराज, क्या सिर्फ इसी बात के लिए आपने मुझे याद किया था? नहीं महामंत्री मट्ठा सिंह, हमने तुम्हें इसलिए याद किया था क्योंकि कल रात हमने सपने में चंपत को सरकारी खजाना चोरी करके भागते हुए देखा। कहीं वह ऐसा नहीं कर सकता महाराज। खजाने के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। हम उस सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करना चाहते हैं। आइए महाराज। कुछ देर बाद महामंत्रियों ने खजाने की सुरक्षा व्यवस्था दिखाता हुआ खजाने वाले कमरे की ओर बढ़ रहा था। देख लीजिए महाराज, इन सब से बचकर वह खजाने तक नहीं पहुंच सकता। तुम ठीक कहते हो। कुछ ही देर में वे खजाने के पास खड़े थे। खजाने के भीतर पहुंचकर महामंत्री ने खजाने की दीवार पर लगी एक शेर की आकृति को खींचा तो वहां एक गुप्त द्वार बन गया। यहाँ से बाहर जाने के लिए केवल यही एक गुप्त द्वार है महाराज, और बाहर 10 सैनिक पहरा दे रहे हैं। हम खजाने की सुरक्षा व्यवस्था देखकर अति प्रसन्न हुए महामंत्री। अब हमें पूरा यकीन हो गया है कि हमारा स्वप्न कभी सच्चा नहीं हो सकेगा। धन्यवाद महाराज। उसके बाद वे दोनों महल में लौट आए। फिर अगले दिन नियमानुसार दरबार लगा और न्यायाधीश था स्वयं चोर चंपतराम। महाराज, इसने चोरी जैसा संगीन जुर्म किया है, इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ओह, अपनी ही बिरादरी का है, वाह! अरे प्रभु तेरी माया, एक चोर के हाथों दूसरे चोर का न्याय। इस कमबख्त को 10 कोड़े लगाकर छोड़ दो। फिर उसी रात सुनो, खबर मिली है कि चोर चंपतराम आज रात यहाँ गड़बड़ करने आ रहा है। मैं उस कमबख्त को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ, इसलिए आज रात हम खजाने वाले कमरे में रहेंगे और तुम सब यहीं कहीं छिप जाओ। मगर ध्यान रहे, वह बहुत चालाक है और भेष बदलने में भी माहिर है। तुम किसी को भी, चाहे वह महामंत्री ही क्यों न हो, अंदर मत घुसने देना। जो आज्ञा महाराज।
चंपत राम के खजाने वाले कक्ष में जाते ही, चलो अब हम भी कहीं छिप जाएं। हाँ हाँ चलो। उधर चंपत राम सारे खजाने को एक बक्से में भर कर जैसे ही गुप्त द्वार से बाहर निकला, वहाँ खड़े सैनिक राजा को देखकर चौंक पड़े। अरे महाराज आप? गुप्त मार्ग से बाहर आकर वह घबराया सा बोला। हाँ मैं, बड़ी बुरी खबर है, दुश्मन ने हमारे देश पर हमला कर दिया है। खजाने को बक्से को नीचे से लेकर जल्दी से घोड़े पर लाद दो, इसे जल्दी ही किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना है। ओह, यह तो वाकई बड़ी बुरी खबर है। सैनिकों ने आनन फानन में नीचे से बक्सा लाकर घोड़े पर लाद दिया और कुछ ही पलों बाद राजा बना चोर चंपत राम बक्सा लदे घोड़े पर सवार था। उफ, दुश्मनों को छोड़कर भागने को दिल नहीं कर रहा। अगर महामंत्री जी ने अपनी व जनता की कसम न दी होती तो हम दुश्मनों की सेना के दांत खट्टे कर देते। आप फिक्र मत कीजिए महाराज, जीत हमारी ही होगी। और मगरमच्छ के आंसू बहाने के बाद चंपत राम तुरंत वहां से चंपत हो गया। उसके जाने के बाद चलो हमें शीघ्र ही लड़ाई में शामिल हो जाना चाहिए। हाँ हाँ चलो। फिर वे सब भी घोड़े पर सवार होकर महल की ओर चल पड़े। उधर राजा मक्खन सिंह ने चलते चलते जब थकान से चूर होकर घोड़ा रोका तो अचानक ही एक वन मानुस ने उन पर हमला कर दिया। उफ, वन मानुस! लेकिन गिरते गिरते भी राजा ने तलवार म्यान से बाहर खींच ली और जैसे ही वन मानुस ने दोबारा उन पर हमला किया, राजा मक्खन सिंह ने एक ही वार में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस घटना के 1 घंटे बाद वे उस बरगद के वृक्ष के नीचे खड़े थे जहां चंपत राम अपनी योजना अनुसार पहले ही आकर एक मैना टांग गया था। आहा, यही है वह बरगद का वृक्ष और वह रहा मैना का पिंजरा। घोड़े से उतरकर वे उस वृक्ष पर चढ़ने लगे। पेड़ पर चढ़ने में उन्हें दिन में तारे नजर आ गए, क्योंकि वे आज तक किसी वृक्ष पर नहीं चढ़े थे। पूरे 2 घंटे के अथक परिश्रम के बाद अंत में वे उस पिंजरे तक पहुंच गए। चल उड़ जा रे पंछी, के अब ये पेड़ हुआ। मगर पिंजरा खुलते ही, ओह यह क्या! अगले ही पल वे कई फुट नीचे गिरते चले गए। और यह उनकी किस्मत ही थी कि वे उस वृक्ष के नीचे बने तालाब के कीचड़ युक्त पानी में गिरे। फिर वे किसी तरह उस गड्ढे से बाहर निकले। हे भगवान, यह किस जन्म की सजा दे रहा है तू मुझे! और उसी हुलिये में घोड़े की लगाम थाम पैदल ही एक और चलने लगे। 1 2 5 10। पूरे 200 कदम चलने के पश्चात वह रहा सूखा तालाब। राजा ने साधु द्वारा दी गई वस्तुओं में से एक मटका लिया और करीब ही बहते झरने की ओर चल पड़े। केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे अब जल्दी से इस पोखर को भरना होगा। फिर झरने से मटका भरकर वे तालाब पर पहुँचे और मटके का पानी वहाँ उड़ेल दिया। लेकिन जब वह दूसरा मटका भर कर लाए आए, पानी कौन पी गया? फिर उन्होंने वह मटका भी वहाँ उड़ेल दिया। मगर जब वे तीसरा मटका भर कर लाए, इस तरह तो मैं इस तालाब को वर्षों तक नहीं भर पाऊंगा। एक आइडिया, क्यों न झरने से यहाँ तक एक नाली सी खोद दूं। राजा मक्खन सिंह साधु के सामान में से एक कुदाल लेकर झरने तक जा पहुँचे और झरने से तालाब की ओर एक नाली सी खोदने लगे। लगभग 5 घंटे बाद वे नाली बनाने में कामयाब हो गए। याहू! कुछ ही देर में सूखा तालाब पानी से लबालब भर गया। तब राजा मक्खन सिंह ने उसमें स्नान किया और नहाने के बाद वे तालाब से बाहर निकल आए। अब केवल अंतिम काम रह गया, वह किसी मृत्युदंड प्राप्त कैदी को माफ़ करने का है। वह तो मैं राजधानी पहुंचकर ही कर सकता हूं। अब उन साधु महाराज के पास चलूं। उधर महल में सैनिक जब सेनापति के पास पहुंचे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? पहरे पर कौन है? जब वहाँ खजाना ही नहीं है तो फिर पहरे की क्या ज़रूरत है? क्या बक रहे हो? सेनापति को क्रोधित देखकर एक पहरेदार ने राजा के साथ हुई सारी बातचीत उन्हें बता दी। पूरी बात सुनने के बाद सेनापति चीख पड़ा, जरूर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भला जब हमला हुआ ही नहीं तो महाराज तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? यह सब हम क्या जाने, हमें तो जैसा महाराज ने कहा हमने वैसा ही किया। तभी महामंत्री मट्ठा सिंह भी वहां आ पहुंचे। जब सेनापति ने उन्हें भी सारी घटना से अवगत कराया तो महामंत्री ने कहा, जरूर कोई भारी गड़बड़ हो गई लगती है, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। ठीक है, चलिए महामंत्री जी। और वे खजाने की ओर चल पड़े। मगर खजाने के कमरे से कुछ ही दूर छिपे खड़े सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। कृपया आप वहां न जाएं, ऐसी महाराज की आज्ञा है। महाराज ऐसी आज्ञा हरगिज नहीं दे सकते, जरूर तुम्हें धोखा हुआ है। हटो, हमें उधर जाने दो। महामंत्री को जिद करते देख पहरेदारों को मजबूरन अपनी अपनी तलवारें खींच लेनी पड़ी। आप हमें मजबूर ना करें, हम महाराज के हुक्म की अवहेलना नहीं कर सकते। ओह, तुम्हारी यह मजाल!
सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन सबको। पलक झपकते ही उन्हें दबोच लिया गया। उसके बाद जब वह अंदर पहुंचे तो कमरा खाली देख सबके दांतों तले पसीना उभर आया। हे भगवान, सचमुच सारा राज खजाना गायब है। वापस लौटकर सेनापति ने कैदी पहरेदारों से खजाने के विषय में पूछा तो एक बोला, हमें तो महाराज ने ही कहा था कि आज रात चोर चंपतराम खजाना लूटने आने वाला है, इसलिए हम होशियार रहें। उसके बाद महाराज खुद ही खजाने के कक्ष में चले गए और फिर तो इसका मतलब है कि वह महाराज के भेष में कोई बहरूपिया था। तब तो महाराज की जान भी खतरे में है। हाँ, मगर वह बहरूपिया कौन हो सकता है? मैं जानता हूँ, वह कमबख्त चंपत राम के सिवा और कोई नहीं हो सकता। चंपत राम, हाँ वही हो सकता है। माजरा समझते ही सेनापति ने चीख कर आदेश दिया, कमबख्तों, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और कहीं से भी उसे तलाश करके हमारे सामने पेश करो, नहीं तो एक एक को फांसी पर चढ़ा दूंगा। जो हुक्म सरकार। कुछ ही देर में चंपत राम की तलाश में फौजें तीनों दिशाओं की ओर कूच कर गई, जबकि उधर चंपत राम चोरी के धन के साथ एक गांव में ग्रामवासियों के बीच मौजूद था। लो बाबा, यह सारा धन गांव के गरीब लोगों में बांट दो। तू किसी देवता से कम नहीं चंपत, ईश्वर तुझे हमेशा सलामत रखे। मैं कोई देवता नहीं हूँ बाबा, तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ, मगर अभागा इंसान जो अपनी बूढ़ी और बीमार माँ के लिए दवा भी खरीद कर नहीं ला सका। और कहते कहते चंपत राम रो पड़ा। दिल छोटा मत करो बेटा, और इस बूढ़े बाबा की एक बात अवश्य मान लो, छोड़ दो ये ठगी और चोरी चकारी। नहीं बाबा, पाप की दलदल में गिरना जितना आसान है, उभरना उतना ही मुश्किल। अब तो शायद मरने पर ही छूटेगा ये सब। उसके बाद चंपत वहाँ नहीं रुका और अपने घोड़े पर सवार हो एक तरफ चल पड़ा। काफ़ी समय तक चलते रहने के पश्चात अपनी गुफा से कुछ दूर एक तालाब के पास उसने घोड़ा रोका और उतर कर पानी पीने लगा। परंतु तभी, अरे यह तो घोड़े के टापू की आवाज़ है। चंपत राम ने तुरंत एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर देखा तो राजा मक्खन सिंह को घोड़े पर देख वह चौंक पड़ा। ओह, यह तो महाराज है, जल्दी से अपनी कुटिया में पहुंचूं। चंपत राम पेड़ से उतरा और एक छोटे रास्ते से अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। फिर जब राजा मक्खन सिंह साधु की कुटिया में पहुंचे, लौट आए तुम? जी हाँ मुनिवर, 2 काम खत्म कर आया हूँ, तीसरा महल पहुंचने पर पूरा करूँगा। काम होते ही तुम्हारी आयु लंबी हो जाएगी। अब तुरंत यहाँ से चले जाओ। जो आज्ञा महाराज। साधु से आज्ञा लेकर राजा वहाँ से चल पड़ा। राजा के जाने के बाद चंपत राम भी वहाँ से उठा और राजा के कपड़े पहनकर एक और को चल पड़ा। उधर राजा मक्खन ने अभी जंगल पार भी नहीं किया था कि सामने से आते चंपत राम को देख चौंक पड़े। अरे, यह तो मेरे भेष में चंपत राम है। मैं सही समय पर पहुंच गया। दोनों ने एक दूसरे के निकट पहुंचकर घोड़े रोके तो राजा मक्खन सिंह बोले, चंपत राम, तुम यहाँ कैसे? गुस्ताखी, माफ़ हो महाराज, मैं उस साधु से आपके विषय में ही पूछने जा रहा था। अब वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे कपड़े लौटाओ, मगर कल अपना इनाम लेने ज़रूर आना। इनाम तो मैं पहले ही ले आया हूँ। लेकिन प्रत्यक्ष में उसने कहा, अवश्य महाराज। फिर कपड़े बदलने के पश्चात दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। लेकिन महल से कुछ दूर ही राजा मक्खन सिंह को कई घुड़सवारों ने घेर लिया। खबरदार, जो हिलने की कोशिश भी की, पकड़ लो और डाल दो हथकड़िया इस कमबख्त को। यह क्या बकवास है? इस गुस्ताखी की सज़ा नहीं जानते तुम? एक चोर सज़ा देगा। ले चलो इसे सेनापति के पास। मैं तुम सबको फांसी पर चढ़वा दूंगा। इसके मुंह में कपड़ा ठूंस दो ताकि ये ज़्यादा बकबक ना कर सके। महल में पहुंचकर अब जल्दी से बताओ, तुमने महाराज को कहाँ छिपा रखा है? मैं ही महाराज हूँ मूर्ख। यह देखो, शाही मुहर का निशान। अरे, हमसे बड़ी भारी भूल हुई महाराज, हमें क्षमा करें। ठीक है, मगर यह सब चक्कर क्या है? तुमने ऐसी गुस्ताखी क्यों की? तब महामंत्री ने खजाना गायब होने की सारी कहानी राजा मक्खन सिंह को कह सुनाई। ओह, तो यह चक्कर है। इसका मतलब वह साधु और मौत की भविष्यवाणी सब कुछ झूठ था, केवल एक योजना थी। उफ, कमबख्त, मेरे साथ भी चालाकी चल गया। आप किस सोच में पड़ गए महाराज? हाँ, कुछ नहीं। काश उसका यह दिमाग गलत कार्यों में न लगाकर राज्य की भलाई के काम आता। आप बिल्कुल भी फिक्र न करें महाराज, मैंने उसे पकड़ने की एक युक्ति सोच ली है। रहने दीजिए सेनापति जी, अब आपकी बेकार योजनाओं से वह पकड़ा नहीं जा सकता। अब तुम वही करो जो हम कहते हैं।
अगले दिन सुबह सुनो सुनो महाराज की ओर से घोषणा की जाती है कि अगर चंपतराम राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दे तो उसकी मौत की सजा को माफ कर दिया जाएगा। सौभाग्य से चंपतराम भी उस समय वहीं था। उधर महल में क्या इस घोषणा को सुनने के बाद वह आएगा महाराज? मेरी मानिए महाराज, हमें अपने ढंग से काम कर लेने दीजिए। इस प्रकार मुझे नहीं लगता कि वह आएगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह जरूर आएगा। 2 दिन गुजर गए लेकिन चोर चंपतराम आत्मसमर्पण करने नहीं आया। ओह, अब तो मेरा विश्वास टूटता सा नजर आ रहा है। तभी चंपतराम ने आपका विश्वास नहीं टूटने दिया महाराज। वह यहाँ आ चुका है और इस समय आपके सामने ही खड़ा है। सेनापति के रूप में चंपतराम को पहचानते ही राजा चकित हो उठे। तुम सेनापति और चोर चंपतराम? जी हाँ महाराज, मेरे बारे में आपकी क्या धारणा है, यही सब जानने के लिए मुझे इस भेष में यहाँ आना पड़ा। सेनापति जी को मैंने खुद को पकड़ने के लिए कहीं और भेज दिया है। फिर चोर चंपतराम ने राजा व दरबारी गण के सामने अपने चोर बनने की सारी कहानी कह सुनाई। तुम्हारी कहानी सुनकर हमें तुमसे सहानुभूति है चंपतराम, साथ ही साथ तुम्हारी चतुरता से भी हम काफ़ी प्रभावित हुए। तुमने सारी जनता को ही नहीं बल्कि हमें भी साधु बनकर खूबसूरत धोखे दिए, और अब तुम्हारे लिए जो सज़ा मैंने चुनी है उसे दरबार में सारी जनता के सामने कल रखा जाएगा। पलक झपकते ही चंपतराम के आत्मसमर्पण की बात पूरे राज्य में फैल गई। अगले दिन दरबार में चंपतराम देवता है, गरीबों का मसीहा, उसके साथ न्याय किया जाए, चंपतराम जिंदाबाद। राजा मक्खन सिंह काफ़ी समय तक अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करते रहे। फिर अंत में उन्होंने एक फरमान में उसके लिए सज़ा लिखी और महामंत्री को पकड़ा दिया। महामंत्री ने उसे पढ़ना शुरू किया। चंपतराम एक चोर जरूर है, किंतु ऐसा चोर जिसने जिंदगी में कभी भी अपने लिए चोरी नहीं की, बल्कि वह दूसरों की खुशहाली के लिए बड़े बड़े अमीरों के घरों में चोरियां करता रहा, यहाँ तक कि उसने हमें भी नहीं बख्शा। और अब अगर चंपतराम कभी चोरी न करने का वचन दे तो हम उसे राज्य का एक बड़ा ओहदा दे सकते हैं, लेकिन साथ ही उसे चोरी जैसे अपराध में 20 कोड़े भी खाने होंगे। आप महान हैं महाराज, मुझे आपकी प्रत्येक शर्त मंजूर है। यह पद देकर आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मैं इस चोर की जिंदगी से तंग आ चुका था और चाहता था कि चोट पर राज्य की भलाई के लिए कुछ कार्य करूं। उसके बाद उसे 20 कोड़े लगाए गए और उसे उप महामंत्री पद के ओहदे की शपथ भी दिलाई गई। फिर उनके राज्य में कभी कोई चोर नहीं हुआ। समाप्त।